सभी को नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो सीधी बात नो बकवास। आज हमारे साथ हैं हमारे 17 बैच के ही डिप्टी एसपी श्री विजय चौधरी जी, और साथ में हैं श्री सिद्धांत जी जो आपके 17 बैच के नायब तहसीलदार हैं। नमस्कार। और इन सब के साथ मैं आपका अपना डिप्टी एसपी अभिषेक। दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज शुरू करी है तो इसमें कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर आप हम लोगों को स्ट्रेटजी बताएं और प्लानिंग भी बताएं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है इसके बारे में या फिर मेंस। तो हम लोगों ने सोचा कि आज की जो हमारा जो वीडियो बनाएं वो स्पेसिफिकली जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम पे फोकस रहे। और इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में हम लोग आज आपके साथ वो स्ट्रेटजी शेयर करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपको जो कि हम लोगों ने फॉलो करी है और जो कि हम लोग चाहते हैं कि एक क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिद्धांत जी से। सिद्धांत जी, आपकी निगाह में प्रीलिम्स एग्ज़ाम की क्या इम्पोर्टेंस है? जी अभिषेक जी, प्रीलिम्स के लिए बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि प्रीलिम्स वो दरवाज़ा है जो हमें एंट्री कराता है अंदर। बिल्कुल। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है या पहला दरवाज़ा है एंट्री करने का। अगर हम वहीं पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसे ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, तो आगे हम नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। हालांकि प्रीलिम्स जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, लेकिन ये मान के चलिए बिना उसके हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो पहली प्रायोरिटी हम लोगों की ये होनी चाहिए कि हम लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम हो। हर हाल में हमको इतना श्योर हो जाना चाहिए कि हमारा इस बार प्रीलिम्स हो रहा है। बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि अगर हम पता चला कि हम प्रीलिम्स में अगर हम पास नहीं हो रहे हैं तो फिर हम मेंस क्या लिखेंगे और इंटरव्यू क्या देंगे। जी। हाँ, क्योंकि एग्जाम के 3 चरण है, प्री और मेंस और इंटरव्यू। जी। और प्री में अगर बाहर हो गया लड़का तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपको प्रीलिम्स एग्जाम को सीरियसली लेना है। लेकिन हाँ, ये हमेशा मन में याद रखना है कि ये बस एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसको पार करके आपको जाना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन हमेशा सिर्फ मेंस के एग्जाम के बेस पे होता है। उसके मार्क्स जुड़ते हैं, प्री के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। अच्छा सिद्धांत जी, प्री में 2 चीजें आती हैं, एक तो जीएस और दूसरा सीसेट। सीसेट पे हम लोग बाद में चर्चा करते हैं, पहले जीएस पे आते हैं। जीएस की तैयारी में फैक्ट या फिर कंसेप्ट या इन सब को कैसे किया जाए? जी अभिषेक जी, पिछले 2-3 वर्षों से ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है प्रीलिम्स का। पहले तो ज्यादातर फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे प्रीलिम्स, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल है। अगर हमारा किसी भी टॉपिक पे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हम फैक्ट रट के जा रहे हैं, तब भी हम कहीं ना कहीं जाके दूसरे ऑप्शन तीसरे ऑप्शन पे फंस जा रहे हैं। तो हमें इस समय प्रीलिम्स पे फोकस ये करना है कि हमें फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी तैयार करके चलना है। यानी और एक बार कॉन्सेप्चुअल आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो वो आपको मेंस में भी काम आएगा। क्योंकि अभी हम लोग देखते आए हैं कि आईएएस और पीसीएस का पैटर्न, विजय जी, अगर देखा जाए, बात की जाए तो लगभग सेम होता है, मतलब सेम हो गया है। 18 का पीसीएस हम लोगों ने देखा था, जो प्रीलिम्स दिया था तो उसमें फैक्ट्स ज़्यादा थे, कंसेप्ट थोड़े कम थे। लेकिन 19 का जब हम प्रीलिम्स देखते हैं पीसीएस का, यूपी पीसीएस बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि उसने कुछ आईएएस के पैटर्न को अप्लाई किया है और कुछ कंसेप्ट आए हैं, कुछ फैक्ट भी आए हैं। तो आप फैक्ट जो है कैसे याद करें बच्चे और कैसे लोग आगे उसमें बढ़ें, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, पहले जो पैटर्न था और जो चल रही थी उस समय जो है फैक्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब से पैटर्न बदला है और यूपी पीसीएस ने जो है यूपीएससी को जो है फॉलो किया है, तब से जो है जो प्री का जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदल रहा है। फैक्ट के साथ साथ अब कॉन्सेप्ट पे भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। और इसमें एक और चीज़ जो सामने आ रही है, करंट पे भी इस समय जो है अब इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोगों ने 17-16 दिया था जब प्री पीसीएस का, तो उस समय ज्यादातर वन लाइनर क्वेश्चन आते थे और स्टेट के ज्यादा चीजें आती थी। लेकिन जैसे 18 फिर हम लोगों ने दिया जो कि नया पैटर्न है, जो आईएएस का पैटर्न है, उसके हिसाब से पहला एग्जाम था। फिर हम लोगों ने 19 भी दिया है। तो जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि कंसेप्ट और फैक्ट दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम लोगों को जो है अब रणनीति बनानी होगी। और फैक्ट तभी याद होंगे जब आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, आपके बेसिक क्लियर होंगे। फैक्ट के साथ साथ विजय जी, आजकल हो क्या रहा है इधर बीच ट्रेंड में, करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स ज्यादा है, फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल। तो हमको इस समय प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स पे पूरी तरह से फोकस हो जाना है। हम क्या करते हैं, जीएस का जो कोर सेक्शन है वो तो तैयार कर लिए, लेकिन करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स अप्लाइड ही आ रहे हैं। तो हमको उस पर एकदम फोकस रहना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप की क्या स्ट्रेटजी रही है, मतलब किस तरीके से तैयारी किए हैं?
जो हम लोगों की क्या है कि जो प्रतियोगियों की अधिकांश हम लोगों ने जो इलाहाबाद में देखा है कि करंट अफेयर वाले सेक्शन पे जो है ज़्यादा फोकस जो है विद्यार्थी जो प्रतियोगी हैं उस पर नहीं कर रहे हैं। बाकी इतिहास भूगोल ये सारी चीज़ें सब पढ़ी जा रही हैं, लेकिन रेगुलर जो है मैगजीन पढ़ना, अखबार पढ़ना, न्यूज से अपडेट लेना, ये सारी चीज़ें जो है हो नहीं पा रही है, ठीक से नहीं हो पा रही है, रेगुलर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहला मेरा जो सुझाव होगा अपने जो व्यूअर्स हैं, ये है कि आप जो है एक अपनी आदत विकसित करिए कि आपको डेली अखबार पढ़ना है, और जो मैगजीन होती हैं मंथली आती हैं पढ़ने वाली, उनको जो है आपको रेगुलर पढ़ना होगा। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाइए उसमें जो भी लगे कि हाँ ये एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उस पर आप टिक लगा लीजिए, या फिर कहीं पे आप अपना बढ़िया नोट्स बना रहे हैं तो उस पर भी आगे बनाते अच्छा, चलिए। इस मामले में विजय जी जहां तक मेरा कहना रहा है, अगर मैं अपनी बात रखूं तो आमतौर पे हम लोगों को मुझे लगता है कि जब करंट के नोट्स अगर बना रहे हैं चीजें, अगर हम लोग चाहे वो मैगजीन्स हों चाहे वो पेपर्स हों, जब न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हों, तो एक चीज मन में हमेशा याद रखना चाहिए हम लोगों को कि जो पिछले साल के जो पेपर्स थे उस समय की करंट अपडेट्स क्या थे, उसके बेसिस पे करंट के क्या क्वेश्चन आए थे। अगर हमने ये एनालिसिस करना अगर सीख लिया तो हमें लगता है कि हम इस बार भी अच्छे से उसको कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ ठीक है, इस तरह की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अक्सर एग्जाम में आती हैं, तो उनका हम अपने हिसाब से भी नोट्स बना सकते हैं, प्लस मैगजीन्स में उसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है व्यावहारिकता भी ये है कि स्टूडेंट्स जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या इलाहाबाद पटना में जो पढ़ रहे हैं वो मंथली कवर करते ही नहीं है। ये मतलब वो मैगजीन तो लाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, ये व्यावहारिकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स हो सके तो डेली, अदरवाइज नहीं हो रहा है तो वीकली आप कवर कर ही लीजिए। अगर वो आप कवर करते चल रहे हैं तो ये मान चलिए 50% आपका सिलेबस कवर होता जा रहा है। अच्छा, अगर व्यवहारिक रूप से बताएं तो ये समस्या हम लोगों के भी साथ ही, मैगजीन पढ़ना कभी कभी बोरिंग सा लगता है जी। और हम लोग भी 100% मैगजीन, मुझे नहीं लगता कोई 2-4 ऐसे होते होंगे जो पढ़ लेते होंगे। मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं तो 100% मैगजीन तो मैं कभी नहीं खत्म कर पाया, लेकिन मैंने एक चीज किया था अपने मैगजीन पढ़ते समय कि जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था उसको मैं देखता जाता था, उसको एक बार मैं जरूर पढ़ता था। न 100% तो 80-90% मैगजीन तो कवर ही करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये तो हो गया न्यूज़पेपर मैगजीन्स का। बुक्स का क्या यूज हो सकता है? मार्केट में बहुत सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, उनका कैसे बेस्ट यूज किया जाए प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी में? आप विजय जी कहें। देखिए, हमें जो है रणनीति जो है प्री और मेंस का जो है हमें लगता है कि साथ में लेके चलना चाहिए, लेकिन आज हम लोग जो है प्री पे ही जो है ज्यादा फोकस रहेंगे। तो अगर हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हैं और हम पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमें जो है बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। और बेसिक के लिए जो सबसे बढ़िया बुक होती है कि एनसीईआरटी से जो है शुरू किया जाए। जब एनसीईआरटी जो है आप बहुत अच्छी बुक है, बहुत एनसीईआरटी में आपको फैक्ट कॉन्सेप्ट दोनों सब दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी सिंपल लैंग्वेज में। सोचने का जो तरीका है ना वो उसमें बहुत बढ़िया से जो है विकसित होती है स्टूडेंट की। तो पहले जो है बेसिक पढ़ा जाए, उसके बाद जैसे जैसे हर सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक उपलब्ध है मार्केट में, सबको पता है, या आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, या फिर हम लोग आगे इस पे चर्चा कर लेंगे कि बुक लिस्ट क्या हो। लेकिन शुरुआत जो है बेसिक से की जाए, एनसीईआरटी से की जाए। इसमें शुरुआत जैसे आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम से मतलब देख लीजिए और कोशिश करिए बार बार उसको आप सॉल्व करते रहिए। अच्छा, इस मामले में एक चीज अगर और कही जाए तो ये बेसिकली हम लोगों को होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन आता है पीसीएस का तो हम देखते हैं उसमें सिलेबस भी रहता है, प्रीलिम्स का, मेंस का, सारी चीजों का। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग देख करके उसके जो एटलीस्ट जो कोर टॉपिक्स उसमें लिखे हैं उन कोर टॉपिक्स को हम लोगों को बुक्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, ऑनलाइन मटेरियल के थ्रू, स्टडी मटेरियल कहीं से भी खोज के एक बार जरूर देखना चाहिए। और उसके साथ साथ उससे हम लोगों को जहां तक मुझे लगता है सिद्धांत जी की जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं पुराने साल वाले, उन पेपर्स को सिलेबस से मैच कराएं और देखें कि कैसे उस सिलेबस से क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहे हैं। वो स्ट्रेटजी अगर किसी बच्चे ने डेवलप कर ली तो मुझे लगता है कि उसका सिलेक्शन का जो तरीका होता है यहाँ पे एक ये चीजें आती है ना कि हम प्रीलिम्स की जब तैयारी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं हर टॉपिक या सिलेबस में जितना भी टॉपिक है सबको बराबर टाइम दें। बट होता क्या है कि कुछ टॉपिक जो फ्रीक्वेंसी उनकी ज्यादा है क्वेश्चन आने की, तो उन टॉपिक को हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, कभी इंडियन ज्योग्राफी, कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सब उसमें भी कई यूनिट ऐसी हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में आप मूल अधिकार से चले जाइए, प्रस्तावना से चले जाइए, वहां से बराबर हर साल क्वेश्चन 2-4। तो वो टॉपिक हमारे बेहतर होने चाहिए।
हाँ, जब हम लोग प्री का सिलेबस पढ़ते हैं और उस सिलेबस के साथ जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, मतलब देखते भी हैं, तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हिस्ट्री के कितने % आ रहे हैं। उसमें हिस्ट्री में भी मॉडर्न पूछा जा रहा है कि मिडिवल पूछा जा रहा है। तो सिलेबस के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो है हमें एक अच्छी दिशा मिल जाती है कि हमें किस पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि सब चीज है स्मार्ट पढ़ाई की। गधे जैसी मेहनत करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक ये हमें नहीं पता होगा कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जब तक जो है प्रोडक्टिव रिजल्ट आने की संभावना कम होती है। तो इन चीजों को जो है हम तभी जान पाएंगे जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मन से पढ़ें और देखें कि हाँ 17 में क्या पूछा गया, उससे पहले क्या पूछा गया, कौन से टॉपिक कहाँ पे जो है बन रहे हैं। ये सारी चीजें जो है हमको साथ में लेके चलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटजी मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा। मैंने ये देखा है कि आमतौर पे आजकल हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी या जो को आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी करंट से जोड़ दिया गया है। जैसे क्या होता है कि कोई अगर हिस्टोरिकल घटना अगर न्यूज में रही है तो उससे जुड़ी हुई हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाएगा, या पॉलिटी में अगर कुछ सुधार हुआ है, कुछ रिफॉर्म हुए, कोई नया एक्ट बना है या बिल पेश हुआ है, तो उससे जुड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, या कभी कोई पोस्ट या कोई पद विवादित रहा है, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति, या उनसे जुड़े कोई अगर इंपॉर्टेंट फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है, तो ये मैं पॉलिटी की जैसे अगर मैं बात करूं, तो ऐसे क्या होता है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप लोगों को एक ये भी हमेशा व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँ, ध्यान रखें कि वास्तव में इसमें करंट में किस पोस्ट या किस पद या किस ऐतिहासिक घटना या किस ज्योग्राफिकल आइलैंड या देश की बातें चल रही हैं। फिर उनसे जुड़े हुए जो कोर सब्जेक्ट के आपके फैक्ट्स हैं ना, उनको अगर आप याद कर लेते हैं, मुझे लगता है कि आपको 10-15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम मिल ही जाएगा। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट हैं तो ये मान चलिए 50% आपकी तैयारी हो जाती है एकदम पूरी। और आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि मुझे इस ट्रैक पे चलना है, तो वो करंट अफेयर्स आपको ले जाएगा। उसके अलावा एक चीज अक्सर प्री में होती है कि कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम आती है, वो जीएस फर्स्ट पेपर पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। और उनके जीएस फर्स्ट पेपर में कई लड़के ऐसे हैं कि स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन पता चला वो सेकंड पेपर सीसेट में क्वालिफाई नहीं हो पाते। तो इसमें ये करना चाहिए कि हमको जो है सीसेट अपना बैलेंसिंग रखना चाहिए। ये नहीं है कि सीसेट हम भूल गए या मेरा मैथ बैकग्राउंड है तो मैं उसको पढ़ूं ही ना, क्योंकि अगर आप सीसेट में भी फेल हो गए तब भी आप बाहर हो जाएंगे। उसके लिए विजय जी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही, मतलब सीसेट के लिए? जैसे कि सिद्धांत जी ने आपने बताया कि सीसेट जो है अब जस्ट क्वालिफाइंग रह गया है, 33% जो है सिर्फ 33% लाने होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम लोगों ने इलाहाबाद में बहुत सारे दोस्तों से मिले हैं, जानते हैं, जिन्होंने जो है पहले पेपर में बहुत बढ़िया किया है, लेकिन सीसेट में जो है अटक गए हैं या उनको जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो अगर आप सीसेट ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो आगे की कापियां जो है आपकी चेक ही नहीं होंगी। तो इसलिए ये है कि सीसेट का जो है अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो सीसेट का जो है डेली पढ़िए, मतलब 1 घंटा या 2 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। और इसमें सबसे बढ़िया ये है कि आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं इसमें भी काफी महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि सीसेट क्वालिफाइंग है तो इसमें बहुत ज्यादा लोड भी नहीं लेना है कि सारा समय इसी पे लगाया जाए, है ना। अच्छा, सीसेट की तैयारी में अगर एक बातें मैं ऐड करना चाहूँ आपकी बातों से रिलेट करते हुए, तो जो मेरा मानना रहा है कि हो सकता है कि कोई बच्चा मैथ्स में कमजोर हो, तो हो सकता है उसकी रीजनिंग अच्छी होगी उसकी। तो रीजनिंग के कम से कम 10 क्वेश्चन आने, आप उसमें से अगर 6-7 भी अगर आप कर ले जाते हो तो, और मैथ में भी क्या होता है कि 10 या 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें से 7-8 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, 6-7 क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं। आपके लिए हो सकते हैं, किसी के लिए इजी भी होंगे। तो अगर आपके लिए अगर आपको हार्ड फील होता है तो उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी जो 6-7-8 जो इजी हैं आप उन पे फोकस करिए। तो 7-8 क्वेश्चन वो और 2-4 ऐसे रीजनिंग का, तो ये तो हो गया मैथ रीजनिंग का, तो वो आपको कवर कर लेगा। साथ ही अगर एक सिद्धांत भाई वो होता है कम्युनिकेशन का जो आता है यूपीसी सेट में, उस पर आप कितनी बुक्स पढ़ जाइए, आपको पूरा टाइम वेस्ट होता है, जो मेरा मानना रहा है। कुछ लोग इससे कोरिलेट नहीं करेंगे या एग्री नहीं करेंगे, ये उनका है, उनसे मैं अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो मेरा मानना रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन पर आप कितना भी बुक्स पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप नहीं कर पाएंगे। जी, अब जी इसमें होता क्या है ना कि आपका सीसेट में भी कौन सा पार्ट अच्छा है, ये मैटर करता है। कि जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप वहां से क्या उत्तर निकाल कीजिए, और अगर आपका मैथ पोर्शन अच्छा है तो आप वहां से करिए। कहने का मतलब आप कहीं से भी, मेरे साथ क्या होता था, मेरा मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो मैथ के क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता, तो मैं कम्युनिकेशन वाले ही करता था और उसी पे मैं सीसेट। अच्छा, कम्युनिकेशन में भी क्या होता है कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड पे बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। आप देखेंगे कि अगर कम्युनिकेशन पे 20 क्वेश्चन आए तो 10 क्वेश्चन ऐसे आपके कम से कम होंगे जिन पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा, अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो शायद है कि आपके वो 10 अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 8 सही हो जाए।